Hello students, this is Siddharth Jain, faculty from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the third lecture of unit 3rd of hydraulic engineering machine KCE 403 basically. In this previous lecture हम लोगों ने basically hydraulic jump का analysis किया थोड़ा सा, हमने basics equation के बारे में समझा था और हम एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे थे। तो आज हम बेसिकली एनालिसिस करेंगे और हॉरिजॉन्टल बेड, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस बेड और स्लोपिंग बेड के लिए भी, स्लोपिंग फ्लोर के लिए भी हम हाइड्रोलिक जंप के को देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे, थोड़ा सा वो रह गया था, उसको हम दोबारा समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास हाइड्रोलिक जंप के एनालिसिस करना है फॉर हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस बेड या सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए हम जानते हैं कि हमारा W sin थीटा एंड W sin थीटा एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0। हमारी दोनों वैल्यू 0 हो जाती हैं तो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास एक रिवर बेड था। दिस इज अ बेड ऑफ दैट कैनाल और रिवर कैनाल बेसिकली। दिस इज इनिशियल हाइट ऑफ अ फ्लो दैट इज a supercritical height and this is a final height of a flow after the hydraulic jump। ठीक है, ये हमारे पास इस फ्लो से आके यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कर जाती है, टर्बुलेंस पैदा हो जाता है, इससे हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है। हमने एनर्जी की टर्म में बात करें तो एनर्जी की टर्म में हम एनर्जी इक्वेशन एक बनाने जा रहे हैं, एनर्जी लाइन बनाने जा रहे हैं। तो y1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमारी होती थी, एनर्जी हमारी E1 और वो घटती घटती यहाँ पर बेसिकली E2 बन जाती थी। ठीक है, अगर हम उसी लाइन को आगे एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मीन्स अगर y1 करस्पॉन्डिंग एनर्जी को हम लिखना चाहें तो y1 करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी दैट विल बी द E1 एंड y2 करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमारी होगी E2। अब एनर्जी E1 से E2 जा रही है, मीन्स कुछ एनर्जी चेंज हो रही है, टर्बुलेंस पैदा हुआ, टर्बुलेंस में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं टोटल एनर्जी लाइन करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस देखें तो एक एनर्जी हेड मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज दिस इज अ टोटल एनर्जी लाइन। ओके ठीक, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हम एनर्जी की टर्म में इक्वेशन लिखें तो एनर्जी की टर्म में इक्वेशन होगी E2 इज इक्वल टू E1 माइनस H। ये तो बात समझ में आती है। अब हम समझने वाली जो बात है उसको समझते हैं। अगर हम इसका कर्व बनाएं, ठीक है, फॉर अ अल्टरनेट डेप्थ के लिए हम अगर इसको कर्व बनाएं तो कर्व हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो E1 एनर्जी ज़्यादा है E2 से, तो E1 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक लाइन खींचना चाहें तो E1 एनर्जी करस्पॉन्डिंग ये लाइन होगी और E2 के एनर्जी करस्पॉन्डिंग लाइन खींचना चाहें तो E2 करस्पॉन्डिंग ये होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी पर हमको दो डेप्थ मिलती हैं। तो फर्स्ट वन इज ए y1 डेप्थ जो हमारे पास थी, सेकंड वन इज ए y2 डेप्थ। इसको y2 ना लिखकर हम लिखेंगे y इक्विवेलेंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको इस अपने हाइड्रोलिक जंप में y इक्विवेलेंट नहीं देखने को मिली। क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि हमारे पास एक एनर्जी का लॉस हो गया, एक एनर्जी का लॉस हो गया, इसीलिए हमारे पास जो डेप्थ है वो y इक्विवेलेंट में ज़्यादा डेप्थ ना होके वो डेप्थ y2 ही रह गई। और y2 की जो डेप्थ है वो डेप्थ है हमारी E2 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम एनर्जी लिखना चाहें यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली हमको जो डेप्थ मिली है वो मिली है y2। सो हाइड्रोलिक जंप में या फिर रैपिड वेरिएट फ्लो में हमारी एनर्जी का लॉस होता है और लॉस होने के कारण हमको कभी भी बेसिकली अल्टरनेट डेप्थ नहीं मिल पाती हैं, हमें कभी भी अल्टरनेट डेप्थ नहीं मिल पाती जो देखने को मिल रही। क्योंकि अगर हम E1 की बात करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेट डेप्थ क्या होगी y1 एंड y इक्विवेलेंट, पर हमारे पास डेप्थ कौन सी है y2 एंड y1। सो हमें यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, दैट कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्जुगेट डेप्थ। ओके, तो कॉन्जुगेट डेप्थ क्या है बेसिकली इसको समझ लेते हैं। तो हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक एनर्जी पे जो डेप्थ मिलती है उसको कहते हैं हमारे पास अल्टरनेट डेप्थ, बट जो एक स्पेसिफिक फोर्स पर हमको अगर दो डेप्थ मिलती हैं दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज ए कॉन्जुगेट डेप्थ। सो हम यहाँ पर कॉन्जुगेट डेप्थ का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पर y1 और y2 कॉन्जुगेट डेप्थ हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि y1 और y2 के करस्पॉन्डिंग जो
बेसिकली एक दूसरा कर्व बनेगा, वो एक स्पेसिफिक फोर्स पे होगा, हम जानते हैं। और स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? प्रेशर फोर्स प्लस चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय द गामा इक्वल टू द स्पेसिफिक फोर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स देखेंगे तो हम आगे स्पेसिफिक फोर्स की बात करेंगे, तो इसको हम समझ लेते हैं कि सुपरक्रिटिकल स्ट्रीम जंप्स एंड ट्राइज टू मीट अल्टरनेट डेप्थ, मीन्स अल्टरनेट डेप्थ को मिलने का कोशिश तो करती है, बट ड्यू टू द एनर्जी लॉस, हेड लॉस के कारण ये फेल हो जाती है अल्टरनेट डेप्थ को मिलने पर, और वो सेटल हो जाती है कॉन्जुगेट डेप्थ पे, जो एक स्पेसिफिक फोर्स पे आकर करता है। ठीक है, अल्टरनेट डेप्थ क्या हमने देखा था कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है? एट वन स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ डिस्चार्ज देयर आर टू डेप्थ ऑफ फ्लो पॉसिबल एंड दे आर कॉल्ड एज ए अल्टरनेट डेप्थ। ओके, कॉन्जुगेट डेप्थ क्या है? at a one specific force for a discharge basically there are two depth of flow possible, that is called as a conjugate depth। ये हमने बेसिकली प्रीवियस क्लास तक देखा था, थोड़ा सा रह गया था तो उसको समझा दिया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली हम बात करते हैं अपनी मोमेंटम इक्वेशन से, जहाँ से हमने स्पेसिफिक फोर्स देखा था। तो हमने ये बात समझ ली कि हमारी जो रैपिड वेरिएड फ्लो है वो स्पेसिफिक फोर्स पे कॉन्सेप्ट पर डिसाइड होगा, स्पेसिफिक फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बनेगा, तो उसको समझ लेते हैं। तो फॉर अ horizontal and frictionless floor we just see a basically momentum equation and solve दैट प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस फ्लोर, तो हमारे पास ये एक फ्लो है, उसमें वही चीज़ हम दोबारा इंक्लूड करेंगे। दिस इज अ P1 फोर्स, प्रेशर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर W sin थीटा इधर लग रहा होगा, और यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा P2 लग रहा होगा। यहाँ पर मान लेते हैं M1 रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पर M2 रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। तो हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो के लिए अगर हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन लिखना चाहें तो दैट विल बी द P1 माइनस P2 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस W sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स विल इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम M2 माइनस M1। चूँकि हमारे पास पता है कि फ्लोर कैसा है, हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस, तो हमारे पास W sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, RBF है हमारे पास। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी P1 M1 को इधर लाया जाए, M1 इक्वल टू P2 प्लस M2 हम पहले देख चुके हैं, दैट इज कांस्टेंट। और हम इसमें अगर गामा का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारे पास स्पेसिफिक। तो हम बेसिकली जब भी एनालिसिस करेंगे जो कांस्टेंट रहता है इसी टर्म पे करेंगे, स्पेसिफिक फोर्स के टर्म पे, और इसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्स में हमें दो डेप्थ मिलती है, दैट डेप्थ कॉल्ड कॉन्जुगेट डेप्थ। ओके, दिस इज एनालिसिस फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस फ्लो। यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि हमारे पास जो किसी भी पॉइंट पे बात करें हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर के लिए, किसी भी पॉइंट पे बात करें, स्पेसिफिक फोर्स हमेशा कांस्टेंट है, मीन्स P1 प्लस M1 अपन गामा प्लस P2 प्लस M2 बाई गामा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। बट अगर हम देखते हैं कि स्लोपिंग फ्लोर के लिए भी क्या ऐसा होता है, मीन्स फ्लोर अगर स्लोपिंग है, मीन्स ये हमने स्लोपिंग बनाया है बट हमने मान लिया है कि ये सीधा हो गया, बट अगर एक्चुअल में स्लोपिंग फ्लोर की बात की जाती है, थोड़ा सा कर्व भी देख लेते हैं। अगर एनर्जी के रिलेटेड बात कर रहे हैं हम बेसिकली हम फोर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कर्व भी बना लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, तो हमने एनर्जी के रिलेटेड कब देखा था, यहाँ बनाने जा रहे हैं स्पेसिफिक फोर्स एंड डेप्थ के बीच में। ठीक है, यहाँ कर्व बनाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से कर्व मिलेगा, और इस कर्व पे किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्स पे हमको दो डेप्थ मिलेंगी, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज ए कॉन्जुगेट डेप्थ। देन तो हमारे पास y1 करस्पॉन्डिंग y1 कॉन्जुगेट डेप्थ होगी, और y2 हमारे पास y2 कॉन्जुगेट डेप्थ होगी। तो यहाँ पर y1 एंड y2 आर कॉन्जुगेट डेप्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि
जो एनालिसिस हमने किया है बेसिकली, जो मोमेंटम इक्वेशन बनाई है, वो मोमेंटम इक्वेशन हमारी क्या स्लोपिंग फ्लो के लिए भी वही होती है। मीन्स कि हमारे पास जो स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू है वो थ्रू आउट द कैनाल, थ्रू आउट द चैनल क्या सेम होता है या नहीं होता है। मीन्स हमको दोनों डेप्थ से मिलती है कि नहीं मिलती, वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें स्लोपिंग फ्लो के लिए, तो स्लोपिंग फ्लो के लिए भी हम वही सारा केस बनाएंगे। तो दिस इज P1, दैट इज P2। यहाँ पर हमारे पास स्लोपिंग फ्लोर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि W sin थीटा भी होगा हमारे पास। ओके, और अगर हम फ्रिक्शन मान रहे हैं तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। चूँकि हम फ्रिक्शन को हटा देते हैं तो फ्रिक्शन की एफ की वैल्यू 0 हो जाती है। तो फॉर दिस स्लोपिंग फ्लोर हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर W sin थीटा आकर करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस W sin थीटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लस फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, will equal to the rate of change of movement. ओके, सो अब मोटर जो मोमेंटम, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन लेस फ्लोर है तो एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। तो बाकी चीज़ें हमारी M1 के इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा P1 प्लस M1। अब चूंकि हमारे पास जो फ्लोर है वो स्लोपिंग फ्लोर है, तो W sin थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि W sin 0 होता है, तो 0 हॉरिजॉन्टल के लिए, लेकिन यहाँ पर W sin थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो हम W sin थीटा को 0 नहीं कर सकते, तो एज इट इसको लिखना पड़ेगा W sin थीटा विल इक्वल टू P2 प्लस M2। गामा का डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, गामा। तो हमारे पास P1 प्लस M1 गामा क्या बन जाता है, F1 मीन्स स्पेसिफिक फोर्स एट 1 पॉइंट, प्लस W sin थीटा बाई गामा इक्वल टू F2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। क्या इस रिलेशनशिप से हम बोल सकते हैं कि F1 F2 के बराबर है? क्या इस रिलेशनशिप से बोल सकते हैं कि F1 F2 के बराबर है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास F1 के साथ एक टर्म इंक्लूड हो रहा है, वो टर्म वेट का टर्म है, दैट इज W sin थीटा अपॉन गामा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब स्लोपिंग फ्लोर की बात करते हैं तो किसी दो पॉइंट पर स्पेसिफिक फोर्स बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि किसी दो पॉइंट पर ना ही स्पेसिफिक फोर्स से बराबर हैं, ना ही बेसिकली स्पेसिफिक एनर्जी बराबर हैं। तो हमको यहाँ पर कोई भी डेप्थ नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पर हमेशा हेड लॉस मिलता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली तो अब यहाँ ज़्यादा क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर F2 विल ग्रेटर देन F1 हम बोलेंगे। मीन्स इस केस में, स्लोपिंग फ्लो के केस में हमारे पास जो एक रिवर बेड मीन्स आगे जाने पर एक नीचे वाले हिस्से पर जो स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ मीन्स ऊंचाई की तरफ जो स्पेसिफिक फोर्स है वहाँ पर वैल्यू से ज़्यादा होगी। F2 विल ऑलवेज ग्रेटर टू द F1। ठीक है, अभी इसको हम कर्व में देख लेते हैं। मीन्स एक कर्व बनाते हैं जिसमें स्पेसिफिक फोर्स और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं और उसको समझते हैं बेसिकली। तो अगर हम कर्व बनाएं, मीन्स कर्व किसके बीच में है, डेप्थ और स्पेसिफिक फोर्स, this is a specific force and the जैसे हमने एनर्जी के टर्म में देखा था कि हमारे पास एक लॉस मिल रहा था, लॉस के कारण जो डेप्थ एक्वायर करनी चाहिए हमारे पास फ्लो को, वो डेप्थ हमें नहीं मिल पा रही थी, तो बेसिकली
यहाँ पर कुछ फोर्स का या एनर्जी का चेंज हुआ था, उस एनर्जी के चेंज के बाद वो डेप्थ मिली थी, उसको हम कंसीडर कर रहे थे, वो एक्चुअल डेप्थ थी। उसी तरीके से अगर स्पेसिफिक फोर्स और डेप्थ के बीच में देखें रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी उसी तरीके का रिलेशनशिप मिलेगा। हम एक कर्व बनाते हैं, दिस इज अ फ्लो कर्व। फ्लो कर्व पे हम अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन्स अगर हम F1 करस्पॉन्डिंग बात करें, मीन्स हम F1 करस्पॉन्डिंग बात करें, तो F1 के करस्पॉन्डिंग हमको जो डेप्थ मिल रही है दैट इज़ y1 डेप्थ, ओके, y1 डेप्थ, ठीक है। लेकिन जो y2 मिलनी चाह रही है वो y2 हमारे पास F1 के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगी, इक्विवेलेंट बोलेंगे। जो मिलनी चाहिए वो इक्विवेलेंट थी, बट वो मीन्स F1 करस्पॉन्डिंग ना मिलके वो हमको F2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोपिंग फ्लो के कारण फोर्स चेंज हो जा रहा है। तो F2 हम जानते हैं ज़्यादा होगा, और F2 करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ मिलेगी y2 दैट इज़ वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो डेप्थ होगी वो y1 और y2 कहलाएगी, ना कि y इक्विवेलेंट, ठीक है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी का लॉस हो रहा था, मीन्स एनर्जी में कमी आ रही थी, जिसके कारण हमारे पास डेप्थ चेंज हो रही थी। बट यहाँ पर स्पेसिफिक फोर्स कम नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण हमारे पास एनर्जी में डेप्थ में चेंज आ रहा है, ठीक है। दिस इज y1 y2, ठीक है। उसको पॉइंट में समझते हैं। तो अगर हम बात करें टेल वाटर रिक्वायर्ड स्लोप विल बी ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास टेल वाटर होगी मीन्स एंड वाटर की जो डेप्थ होगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बेड के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। टेल वाटर हमारे पास ज़्यादा मिलेगी, और लेंथ और जंप ऑफ स्लोपिंग विल बी ग्रेटर देन, और सिंपल सी बात है, जो लेंथ ऑफ अ जंप है मीन्स जो स्पान है वो हमेशा ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल बेड के करस्पॉन्डिंग। हमारा स्लोपिंग फ्लोर में लेंथ ऑफ अ जंप की बात करें तो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द बेसिकली हॉरिजॉन्टल बेड जंप, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दो पॉइंट हम समझ लिए, दोबारा समझते हैं। पहला पॉइंट बोलता है हमारे पास कि जब भी हम लेंथ ऑफ अ जंप की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ अ जंप विल ऑलवेज ग्रेटर फॉर द स्लोपिंग बेड एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल बेड। एंड अगर हम दूसरी टर्म की बात करें, और जो टेल वाटर है हमारे पास, जो एंड लास्ट, जहाँ तक बेसिकली लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होती है, मीन्स हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोलिक जंप किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। हो सकता है हमारे पास यहाँ से हो जाए, हो सकता है हमारे पास, एक मिनट रुकना, एक हो सकता है ये हो जाए तो स्पान बहुत छोटा हो गया। एक हो सकता है कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक जंप है वो किस तरीके से फॉर्म होगी, तो इस हाइड्रोलिक जंप की जो टेल है मीन्स जो स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है उसकी लेंथ बढ़ गई। तो बेसिकली स्लोपिंग फ्लोर के लिए जो लेंथ होती है और जो टेल या हेड होता है उसकी लेंथ उसकी स्पान बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल बेड। क्यों होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण जो हाइट हमें कॉन्जुगेट डेप्थ मिल रही है वो भी चेंज हो जाती हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट स्लोपिंग फ्लोर के बारे में। हमने मोमेंटम इक्वेशन देखी और हमने हॉरिजॉन्टल बेड के कारण मोमेंटम इक्वेशन देखी। इसको हम एक बार क्विक रिवीजन तरीके से देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम एक एनर्जी रिलेशनशिप देखेंगे, एक डिस्चार्ज रिलेशनशिप देखेंगे विथ y1 एंड y2। ओके, सो हमने बेसिकली इस क्लास में आज हमने क्या देखा, हमने बेसिकली एनालिसिस के बारे में समझा, मीन्स हाइड्रोलिक जंप के एनालिसिस देखा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इक्वेशन एंड द मोमेंटम इक्वेशन। अब एनर्जी इक्वेशन के टर्म में हमने दो केस लिए। दो केस क्या लिए? हमने पहला एक हॉरिजॉन्टल बेड लिया, फ्रिक्शन लेस से दोनों में था, तो फ्रिक्शन लेस की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल बेड लिया, और दूसरा हमने लिया एक स्लोपिंग बेड। हॉरिजॉन्टल बेड में क्या दिक्कत है? हॉरिजॉन्टल बेड में जब देखा फॉर द हाइड्रोलिक जंप हमारे पास एक एनर्जी का लॉस देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करती है तो बहुत सारे एनर्जी टर्बुलेंस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, टर्बुलेंस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज़ होने के कारण बेसिकली जो एंड एनर्जी है वो E2 मिलती है, दैट विल बी लेस देन द E1। अब एनर्जी कम है तो हमारे पास जो डेप्थ मिलेगी वो उतने हद तक मीन्स वो नहीं मिल पाएगी जो हम चाह रहे हैं। वो कैसे बात करें? तो अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप एक कर्व बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास E1 के करस्पॉन्डिंग दो डेप्थ मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑल्टरनेट डेप्थ।
this is a supercritical depth and y equivalent is a subcritical depth, but due to the loss in energy हमारे पास हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के बाद जो एनर्जी बचती है वो E1 ना बच के E2 हो जाती है। अब E2 हो जाती है तो E2 के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है वो y इक्विवेलेंट ना होके Y2 हो जाती है, मीन्स कुछ डिक्रीमेंट आ जाता है ड्यू टू दिस हाइड्रोलिक जंप। इसी कारण हम बोलते हैं बेसिकली, इसी कारण हम जब भी हाइड्रोलिक जंप या फिनोमेना पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक एनर्जी इक्वेशन को ना पढ़ के मोमेंटम इक्वेशन को पढ़ते हैं, यानी कि हम स्पेसिफिक फोर्स की बात करते हैं फॉर अ हॉरिजॉन्टल बेड। ठीक है, हमने ये देखा था कि स्लोपिंग फ्लो में बेसिकली जब स्लोप होता है तो दोनों चीज़ फेल हो जाती है, स्लोपिंग फ्लो के बारे में बात नहीं करते। तो एनालिसिस में बेसिकली प्राइम कंसर्न होता है हमारा हॉरिजॉन्टल बेड के लिए। ठीक है, तो आगे जब रिलेशनशिप देखेंगे डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच में एक कॉमन रिलेशनशिप और फ्रॉड नंबर के बीच में, वो हम मोमेंटम इक्वेशन के लिए मोमेंटम इक्वेशन से देखेंगे। और मोमेंटम इक्वेशन पे हम किसको फोकस करते हैं स्पेसिफिक फोर्स को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बेड के लिए स्पेसिफिक फोर्स कॉमन रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। हमने कहाँ कहते हैं तो y1 और y2 दिस इज ए हाइड्रोलिक जंप, ओके, हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ये देखा। उसके बाद आगे बढ़े हम, उसके बाद हमने देखा कि ऑल्टरनेट डेप्थ्स क्या कहलाती हैं, बेसिकली कॉन्जुगेट डेप्थ्स क्या कहलाती हैं, फेल हो जाती है। तो आगे फिर हमने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस के लिए मोमेंटम इक्वेशन को ड्राइव किया, तो हमारे पास देखा कि हमने दोनों पॉइंट पर, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पर एक दोनों स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट मिलती है। इस कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी से डेप्थ मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्जुगेट डेप्थ। और कॉन्जुगेट डेप्थ से हम इस फिनोमेना को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हमने स्लोपिंग फ्लो के देखा, मीन्स स्लोपिंग फ्लो के लिए इट ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी इक्वेशन तो लाइक करेगी नहीं, क्योंकि वहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम क्या ये देखते हैं कि क्या स्लोपिंग फ्लो के लिए मोमेंटम इक्वेशन से हम उसको एनालिसिस कर पाते हैं। तो स्लोपिंग फ्लो के लिए हमने देखा कि एक टर्म बीच में इंक्लूड हो जाता है, दैट इज अ W sin थीटा, जो वेट का कंपोनेंट है वो, उसके कारण जो स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू है वो दूसरे पॉइंट पर बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण जो डेप्थ होती है वो भी चेंज हो जाती है, मीन्स डेप्थ में जो मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिलती है फॉर द स्पेसिफिक एनर्जी। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम इक्वेशन के ये दिख रही होगी आपको, स्लोपिंग फ्लो के लिए मोमेंटम इक्वेशन से भी एनालिसिस इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मीन्स फोर्स हमारा बढ़ जाता है। तो हम इन दोनों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पर आते हैं, एक फर्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बेड और स्लोपिंग बेड में अगर कंपेयर करें तो जो लेंथ अगर बात करें, जो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ की बात करें, वो हमेशा स्लोपिंग बेड के लिए ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि हमारे पास y2 की वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा, लेंथ की अगर ज़्यादा होगी तो टेल और हेड के बीच में डिस्टेंस होगी वो भी ज़्यादा हो जाती है, मीन्स एक लंबा सा हमें हाइड्रोलिक जंप फॉर्म मिलता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल के बेड की बात करें, हॉरिजॉन्टल बेड में छोटे से स्पान में ही हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंक्लूजन। बेसिकली स्लोपिंग फ्लो और हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या अंतर था उसके बारे में देखा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेसिकली हमने इस क्लास में सभी ऐसे मोमेंटम इक्वेशन और एनर्जी इक्वेशन के बारे में देखा, ऑल्टरनेट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ के बारे में देखा, एनालिसिस देखा हमने और क्या हो सकता है। तो आगे क्लास में हम बेसिकली डिस्चार्ज का रिलेशनशिप डेप्थ के साथ देखेंगे विथ कंसीडरेशन ऑफ स्पेसिफिक फोर्स, एंड फ्रॉड नंबर को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ रिलेशनशिप देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डील करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।